नाम मैंने आपको लिखवा दिए थे और आज हम देखेंगे कि वो जो दर्रे मैंने आपको लिखाए हैं वो भारत में कहां कहां पर स्थित है और किस किस देश को या भारत से भारत में ही उन दर्रों से कहां तक आया जाया जा सकता है और उनकी क्या क्या महत्वता है व्यापार के लिए या आवागमन के लिए, किस किस प्रकार से उनको काम में लाया जाता है, ये सब चीजें अपन आज देखेंगे। सबसे पहले इस मैप की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें आप देख रहे हो कि भारत के जो भौतिक प्रदेश उनको पूरी स्पष्ट तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, ये मैप इसलिए कि जो हाथ से बनाया हुआ मानचित्र है उसका प्रभाव अलग दिखाई देता है और जो एक्चुअल स्थिति है, क्योंकि ये जो मानचित्र होते हैं उपग्रहों से लिए हुए होते हैं, जो बड़े सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा ये मानचित्र लिए हुए होते हैं और उनके द्वारा जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाई देती है। इसमें लाइट ब्राउन जो कलर है, हल्का जो भूरा कलर है, वो पठार और पहाड़ियों को प्रदर्शित करता है। किसको? पठार और पहाड़ियों को प्रदर्शित करता है। जबकि गहरा जो भूरा रंग है वो पर्वतीय प्रदेश को दिखा रहा है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है। जो हल्का भूरा कलर है वो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और जो गहरा भूरा रंग है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? पर्वतीय प्रदेश को दिखा रहा है। इसी के साथ साथ आप जो देख रहे हैं जो ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन और डार्क, हल्का हरा और गहरा हरा जो कलर है वो मैदानी भागों को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा क्षेत्र पर्वतीय प्रदेश में है। ये सारा का सारा क्षेत्र जो कि ग्रीन कलर से है, देख रहे हैं आप लोग, हरे रंग से जो क्षेत्र दिखाया हुआ है ये सारा का सारा मैदानी भाग में सम्मिलित है। आपको मैंने एक प्रदेश और बताया था, तटीय मैदानी भाग। तो आप तट की तरफ भी आप देख रहे हैं कि हरा रंग प्रदर्शित किया गया है। थोड़ा हल्का हरा रंग का मतलब है कि वहां पर जो ऊंचाई वो ज्यादा है। लाइट ग्रीन कलर का मतलब क्या है? ऊंचाई ज्यादा है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे ये हरा रंग कैसा होता जा रहा है? गहरा होता जा रहा है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि ये जो प्रदेश है इसका ढाल हम मान सकते हैं किस तरफ है? उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल है। ये अपन यहाँ क्लियर देख सकते हैं। इस तरफ इसकी ऊंचाई ज्यादा है और इस तरफ इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र आ जाता है इसमें। ये दक्कन का पठार है, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रवाहित होती है। ये भारतीय प्रायद्वीप पठार को दो भागों में बांट देती है, उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिण वाला हिस्सा। उत्तर वाले हिस्से में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हाड़ौती का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड बघेलखंड वाला हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी आ जाती है, यहाँ मेघालय महादेव पर्वत आ जाते हैं, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, इससे अगर छत्तीसगढ़ का पठार आ जाता है, यहाँ उड़ीसा का पठारी क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर कर्नाटक और तेलंगाना के पठार आ जाते हैं। तो ये तो गई पठारों की बात। पहाड़ियां कौन कौन सी है? पहाड़ी इसमें अरावली पर्वत को सम्मिलित किया गया है। अरावली के साथ साथ यहाँ पे गारो, खासी और जैंते की पहाड़ियां हैं। तीनों पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार में सम्मिलित करते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे थे? हिमालय की बात कर रहे हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात अपन यहाँ पर कर रहे थे। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला हिस्सा है ये महान हिमालय का है। महान हिमालय से उत्तर की तरफ कौन सा है? कौन सा हिमालय है? बताया था मैंने आपको, ट्रांस या तिब्बत हिमालय जिसे कहते हैं। नंबर 2 मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और नंबर 3 उप या शिवालिक हिमालय। तो इसे इस मानचित्र में देखा जा सकता है। हमने महान हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसकी जो प्रमुख चोटियां हमने देखी थी, वापस हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। K2, गोडविन ऑस्टिन, इसके बाद आप यहाँ पर आइए, कैलाश चोटी है, ये माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के पास ये कंचनजंगा, कंचनजंगा के पास है मकालू, ठीक है, ये उसकी कुछ ऊंची चोटियां थी। अब सबसे पहले हम महान हिमालय के बारे में अपना जो चैप्टर छूटा हुआ था वो पूरा कर लेते हैं। महान हिमालय में हमारे दर्रे छूट गए थे, दर्रों के बारे में हमें आज पढ़ना है। ये देखिए, सबसे पहले हम राज्य के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। ये देखिए आप, सबसे पहले अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहला जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा, ये वाला, ठीक है। मैप अभी आप बाद में बना लीजिएगा। काराकोरम के बाद आता है जोजिला, जोजिला के बाद है पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद है
बनिहाल, बनिहाल के बाद आता है रोहतांग दर्रा, रोहतांग के बाद आता है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा के बाद आप यहाँ जाइए खारदुंगला, खारदुंगला परिवहन योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है, जहां पर मोटर खारदुंगला परिवहन योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है भारत में, जहां पर परिवहन किया जा सकता है। इसके बाद आप आइए शिवकिला, शिवकिला के बाद माना, नीति और लीपुलेख। ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनका वास्तविक महत्व अभी भी बना हुआ है। जैसे एक दर्रा अभी यहाँ छूटा हुआ था, उसका नाम है बुर्जिल, वो यहाँ पर है। बुर्जिल दर्रा भारत की नियंत्रण रेखा के बिल्कुल समीप है, जहां भारत और पाकिस्तान के मध्य में नियंत्रण रेखा बनी हुई है, वहां पर ये लेकिन उससे वर्तमान समय बंद कर दिया गया है, तो इसका कोई आर्थिक या सामाजिक महत्व वर्तमान समय में नहीं है। तो सबसे पहला दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो प्राचीन समय में क्या होता था, काराकोरम दर्रे के माध्यम से भारत से मध्य एशिया को व्यापार होता था। भारत से तिब्बत जाया जा सकता था, अफगानिस्तान की ओर काराकोरम दर्रे से जाया जा सकता था। और सबसे ऊंचा जो दर्रा है भारत में वो यही है, काराकोरम दर्रे की ऊंचाई भारत में सबसे अधिक है। काराकोरम दर्रे के बाद आप देखिए ये आगे आपके कौन सा है, जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर को इससे आया जाया जा सकता है, लिखवा दूंगा अभी मैं आपको, पहले आप समझ लीजिए। केवल जोजिला दर्रे से जम्मू से श्रीनगर को आया जाया जा सकता है। इसी तरह से पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे हैं जो भी जम्मू से श्रीनगर को मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। जो मुख्य मार्ग है वो बनिहाल दर्रे का है। बनिहाल दर्रे में जवाहर टनल बनी हुई है, आपने सुना होगा जवाहर टनल का नाम, वो बनिहाल दर्रे में सबसे लंबी सुरंग जो बनाई गई है वो यहीं पर बनाई गई है। ये तो हो गए आपके कौन से, जम्मू कश्मीर के मुख्य दर्रे। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, ये है रोहतांग पास। रोहतांग पास कुल्लू से लेह की जाने का मार्ग है। कहां से? कुल्लू से। कुल्लू से लेह को जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ दर्रे ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय मार्ग प्रदान करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है और लेह कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मार्ग इससे उपलब्ध होता है। इसके बाद आप आइए बड़ा लाचा, ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा मंडी से, मंडी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, मंडी से लेह को जाने के लिए जिला रास्ता प्रदान करता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये लेह और लद्दाख वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कश्मीर घाटी का है। ये क्लियर हो गया? पूर्व वाला पश्चिम वाला जो हिस्सा है कौन सा है? कश्मीर घाटी वाला हिस्सा है। और पूर्व वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कौन सा हिस्सा है? लेह और लद्दाख वाला हिस्सा है। तो जो बड़ा लाचा दर्रा है ये मंडी से लेह की तरफ जाने का मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद आता है, यह देखिए आप, शिवकिला। शिवकिला भी हिमाचल प्रदेश में है। 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में हो गए। पहला हो गया रोहतांग, रोहतांग के बाद बड़ा लाचा और बड़ा लाचा के बाद शिवकिला। शिवकिला दर्रे से शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। कहां से? शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग शिवकिला दर्रे के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद अपन आते हैं उत्तरांचल में। उत्तरांचल में 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लीपुलेख। तीनों दर्रे भारत से तिब्बत या मानसरोवर की यात्रा को जाने का मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। माना और नीति 2 ऐसे दर्रे हैं जिनसे मानसरोवर की ओर यात्रा या कैलाश पर्वत की यात्रा की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो दर्रे हैं ये भारत के उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसके दर्रे हैं। इसके आगे भी आपको मैं बताऊंगा। कुछ दर्रे हैं इस तरफ, ये कौन सा हिस्सा है? ये कौन सा हिस्सा है? उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है। जो 7 राज्य हमारे उत्तर पूर्व के हैं ये वो वाला हिस्सा है। और यहां पर भी कुछ दर्रे स्थित है जिनमें अभी आपको बताऊंगा बाद में। नाथुला है, ठीक है, जेलपला है, बोमडीला है, दिहांग है, यांगयाप है, बोमडीला है, यहाँ पे तुजू दर्रा आता है, दिफू दर्रा भी है। इस तरह के कुछ दर्रे कौन से भाग में स्थित हैं? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और ये सभी दर्रे भारत से तिब्बत या चीन को जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दर्रों के बारे में देख लेते हैं। कौन से दर्रे? उत्तरी पूर्वी हिमालय वाले जो दर्रे हैं इनके बारे में देख लेते हैं। पहला हेडिंग डालिए, काराकोरम दर्रा। एक शीर्षक में आपको बताई थी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है
और ये भारत से चीन अथवा मध्य एशिया, भारत से चीन अथवा मध्य एशिया को जाने का मार्ग प्रदान करता है। भारत से चीन अथवा मध्य एशिया को जाने का मार्ग प्रदान करता है। नंबर 2 लिखिए, बुर्जिल। बुर्जिल की लोकेशन आपको मैंने अभी बताई थी, इस जगह पर है, जो कि भारत की लगभग नियंत्रण रेखा पर स्थित है। लिखिए, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कहां पर? नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह श्रीनगर से गिलगित, यह श्रीनगर से गिलगित, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये गिलगित वाला हिस्सा कहलाता है, जो कि वर्तमान समय किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। गिलगित को जाने का मार्ग प्रदान करता है। गिलगित को जाने का मार्ग प्रदान करता है। नंबर 3 है जोजिला दर्रा। नंबर 3 जोजिला, यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जोजिला दर्रा। यह श्रीनगर से लेह की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। यह श्रीनगर से लेह की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। श्रीनगर से लेह की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद लिखिए पीर पंजाल। पीर पंजाल तथा बनिहाल दोनों एक साथ लिख लीजिए। पीर पंजाल तथा बनिहाल, उक्त दोनों दर्रे जम्मू से श्रीनगर का मार्ग प्रदान करते हैं। जम्मू से श्रीनगर, पीर पंजाल और बनिहाल, उक्त दोनों दर्रे जम्मू से श्रीनगर का मार्ग प्रदान करते हैं। ये देखिए, ये दोनों यहां पर हैं। ये रहा, ये पीर पंजाल और बनिहाल। तो ये जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने का मार्ग प्रदान, यानी कश्मीर घाट, जो घाटी का हिस्सा है वो श्रीनगर का ही हिस्सा कहलाता है मुख्य रूप से, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। वो कौन सा हिस्सा है? श्रीनगर वाला हिस्सा है। और इसके नीचे की तरफ कौन सा हिस्सा आता है? ये जम्मू वाला हिस्सा आता है। क्योंकि इधर तो जो हिमालय की जो श्रृंखला है वो निरंतर है। इस वाले भाग में आप देख सकते हैं कि जो हिमालय की श्रृंखला कैसी है? निरंतर है। केवल इसी वाले भाग से पश्चिम से पूर्व की ओर आया जाया जा सकता है, या फिर इस वाले भाग से दक्षिण से उत्तर की ओर आया जाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो गैप है वो बहुत कम है। इस वाले हिस्से में गैप बहुत कम है। गैप कहां पर है? इस वाले भाग में गैप ज्यादा है। इस वाले भाग में गैप ज्यादा क्यों? क्योंकि दक्षिण वाला हिस्सा है, और दक्षिण वाला हिस्सा होने के कारण यहाँ हिमालय की अपेक्षाकृत ऊंचाई कुछ कम है। इसी कारण से इस वाले भाग में दर्रों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। तो पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने का मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। और जो कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। तो ये सारे के सारे दर्रे कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ सकता है कि निम्न दर्रों को राज्यों से मिलाइए। एक तरफ दर्रों का नाम आ सकता है और दूसरी तरफ राज्यों का नाम आ सकता है। तो आप उनको मैच करने वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि निम्न दर्रों को
राज्यों से सुमेलित कीजिए। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये 4-5 जो दर्रे आपको लिखा है, नंबर 1 काराकोरम, दूसरा बुर्जिल, तीसरा जोजिला, चौथा पीर पंजाल और बनिहाल। ये पांचों दर्रे कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब अपन आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों पर, जिसमें पहला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे पर ही वर्तमान समय में एक लंबी सुरंग बनाने का काम चल रहा है। आपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर उसके वीडियो देखे होंगे, देखा है किसी ने? रोहतांग दर्रे पर एक लंबी सुरंग बनाई जा रही है। उससे क्या होगा, मंडी या कुल्लू से जो लेह की दूरी है वो लगभग 6 या 7 घंटे की रह जाएगी। वर्तमान समय में ये दूरी लगभग शायद 1 दिन की दूरी है। कुल्लू से या मनाली से लेह की तरफ जो जाते हैं, ये दूरी वर्तमान से लगभग 1 दिन की है, और ये सुरंग बनने के बाद ये दूरी वो लगभग 7 से 8 घंटे की रह जाएगी। और ये सुरंग कहां बनाई जा रही है? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे पर ही बनाई जा रही है। तो रोहतांग दर्रा वास्तव में जो मार्ग प्रदान करता है वो है कुल्लू से लेह की तरफ जाने वाला। लिख लीजिए, रोहतांग दर्रा कुल्लू से लेह की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। कुल्लू से लेह की ओर जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। कुल्लू से लेह की ओर जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरा दर्रा है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रा मंडी जिले से, हिमाचल प्रदेश का जिला है मंडी, मंडी से कहां की ओर? लेह की ओर। मंडी से लेह की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। मंडी से लेह की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। और तीसरा दर्रा इसमें है, कौन सा है वो? शिवकीला। ये यहां पर है शिवकीला दर्रा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उत्तरांचल की सीमा पर आ जाता है। तो उत्तरांचल की सीमा पर आने का अभिप्राय क्या है कि ये दर्रा तिब्बत की ओर जाने का मार्ग प्रदान करेगा। तो यहां पर एक क्लू आपके लिए यह भी है कि आप दर्रे की स्थिति से देख करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन से पड़ोसी देश या कौन से पड़ोसी राज्य के लिए जाने का मार्ग प्रदान कर सकता है। तो चूंकि, वापस दोहरा रहा हूं मैं, चूंकि शिवकिला दर्रा किसकी सीमा पर आ गया? उत्तरांचल की सीमा पर आ गया, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये दर्रा वास्तव में किस तरफ? तिब्बत की ओर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता होगा। और वास्तव में ये शिमला से तिब्बत की तरफ जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। लिख लीजिए इसको, शिवकिला दर्रा तिब्बत से, सॉरी, शिमला से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। तो ये 3 दर्रे किसके हो गए? हिमाचल प्रदेश के। नंबर 1 पहला दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, जो कहां से कहां तक? कुल्लू से लेकर के लेह तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। नंबर 2 बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा मंडी से लेह की ओर जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। और तीसरा शिवकिला। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। और तीसरा जो राज्य है जिसमें 3 दर्रे और है वो है उत्तरांचल। उसमें कौन कौन से दर्रे हैं? माना, नीति और लीपू लेक। नंबर 1 डालिए, माना। जैसे इनको ऐसे कीजिए, अब एक साथ लिख लो, ठीक है? माना, नीति और लीपू लेक, तीनों के नाम लिख लीजिए। माना, नीति और लीपू लेक। उक्त तीनों दर्रे उत्तरांचल में स्थित हैं। माना, नीति और लीपू लेक। उक्त तीनों दर्रे कहां पर स्थित हैं? उत्तरांचल में स्थित है। हिमालय में तो है ही, लेकिन अपन राज्यों की दृष्टि से देख रहे हैं तो कौन से राज्य में है? उत्तरांचल में स्थित है। उक्त तीनों दर्रे भारत से तिब्बत की ओर जाने का मार्ग प्रदान करते हैं।
उक्त तीनों दर्रे भारत से तिब्बत की ओर जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। आगे लिखिए, माना तथा नीति दर्रे। माना तथा नीति दर्रे कैलाश मानसरोवर यात्रा की दृष्टि से, माना तथा नीति दर्रे कैलाश मानसरोवर यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी इन्हीं दर्रों से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जाया जाता है। तो पहले तिब्बत क्या था, अभी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चीन ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और वहां की जो सरकार थी, किसके अंडर में थी, दलाई लामा के अंडर में जो सरकार थी वो उन्होंने गिरा दी और दलाई लामा को वहां से निष्कासित कर दिया। वर्तमान समय में दलाई लामा भारत में किस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में किस जिले में? धर्मशाला। वर्तमान समय में लिख लीजिए, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में दलाई लामा का स्थायी निवास है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में दलाई लामा का स्थायी निवास है। दलाई लामा का बौद्ध धर्म गुरु है, ये उनकी एक परंपरा चली आ रही है। तो जो उनके बौद्ध धर्म गुरु थे, उनका जो वर्तमान में स्थायी निवास है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में है। तो वो उन्होंने यहाँ भारत में शरण ले रखी है। तो इसी बात से भी भारत और चीन के मध्य में टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे मुद्दे होते हैं जिनके माध्यम से दो देश आपस में एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। जैसे एक मुद्दा तो यही हो गया कि दलाई लामा ये चाहते हैं कि वापस तिब्बत को स्वतंत्र किया जाए और चीन चाहता है कि तिब्बत उसके अधिकार में रहे। तो चूंकि भारत ने राजनीतिक शरण दे रखी है, तो पहला विरोध का मुद्दा तो यही हो गया। दूसरा विरोध का मुद्दा क्या है? अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, हाँ, लेह लद्दाख वाला हिस्सा और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन का मानना है कि ये हमारा ही प्रदेश है भौगोलिक भौतिक रूप से, तो उस पर भी अपना अधिकार चीन के द्वारा कई वर्षों से जताया जा रहा है। तो इस प्रकार से भारत और चीन के मध्य में इन मुद्दों पर लेकर कभी कभी टकराव की स्थिति भी बन जाती है। लेकिन वर्तमान समय में वैश्विक परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप से सीधे युद्ध में नहीं उतर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कैसी स्थिति बन गई थी चीन और भारत के मध्य में। ऐसा लग रहा था कि आज युद्ध हो कल युद्ध हो, लेकिन क्या हुआ, अंततः वो स्थिति वापस किस स्थिति में आ गई? सामान्य में तो आई नहीं, किस स्थिति में आई? यथा स्थिति में आ गई। भाई जो जहां है जैसा है वही है, ठीक है, बस मतलब मामला सुलझा नहीं, स्थिति क्या हो गई? जो जहां है जैसा है वही है। वापस दोनों देश अपनी अपनी सीमा पर उसी दिशा में मतलब समझौतों का उस मुद्दों का हल नहीं हुआ, वापस वही स्थिति आ गई जो विरोध से या टकराव से पहले की थी। तो इनका जो निवास है वो धर्मशाला में है। ये थोड़ी जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। धर्मशाला में आप जब जाएंगे, तो मैंने देखा हुआ है, तो वहां पर इनको स्थायी रूप से निवास की अनुमति दे रखी है उन्होंने। और बौद्ध धर्म के अनुयायी लोगों ने अपना एक विश्वविद्यालय वहां खोल रखा है, जिसमें ये लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनकी शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति के हिसाब से शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और वहां जो इनका आंदोलन हुआ था, तिब्बती लोगों को जिस तरह से दबाया गया, इनको अत्याचार किए गए, इनके ऊपर जो भी जुल्म थे वो किए गए, तो इनका एक उन्होंने संग्रहालय बना हुआ है। वहां पर इस तरह के जो चित्र हैं और जो वो लोग जो निर्वासित होकर के अपने साथ जो सामान लेकर के आए, उन सभी का एक संग्रहालय वहां पर बना है। और एक तिब्बत शहीद स्मारक भी वहां बनाया हुआ है। तो वो जो उन लोगों की याद दिलाता है जो इस संघर्ष में मारे गए थे। तो यहां पर आप देखिए कि ये है कैलाश, ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं पे की जाती है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो दो दर्रे में आपको दिखाए थे, नंबर 1, 2 और 3, माना, नीति और लिपुलेख, तो तीनों दर्रे कौन से राज्य में आ गए? उत्तरांचल में आ गए। और इन तीनों के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कुछ दर्रे ऐसे होते हैं जो सुगम मार्ग की दृष्टि से या ज्यादा काम आते हैं, तो उनका महत्व ज्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कुछ दर्रों का महत्व समाप्त। जैसे मान लीजिए काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रे का वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है।
इसी तरह से जोजिला है, बुर्जिल है, ये दर्रे वर्तमान समय में परिवहन के काम में नहीं ली जाते हैं, लेकिन पीर पंजाल, बनिहाल, ये दर्रे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इन पर यातायात बना रहता है। तो माना और नीति दो ऐसे दर्रे हैं जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए काम में लिए जाते हैं, और ये यात्रा तभी संभव हो पाती है जब चीन के द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये जो दर्रे थे ये कौन से थे? हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग के दर्रे, सॉरी उत्तरी पश्चिमी भाग के दर्रे थे। अब जो अपन पढ़ेंगे वो कौन से आएंगे? हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग के दर्रे, जिसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर उत्तरी पूर्वी भाग के दर्रे स्थित हैं। लिखिए सबसे पहले ये हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग ही तो है। हाँ, हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में। हिमालय का विस्तार किस तरह से है? पूर्व से पश्चिम वाला भाग ही तो है, तो उत्तर और पश्चिम वाला हिस्सा वो हो गया, और उस कंपैरिजन में विस्तार की दृष्टि से अपन देखें तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में वो हो गए, और पूर्वी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग अपन कहें, दक्षिण पूर्वी भाग में ये वाले हिस्से आ गए। सबसे पहले आप लिखिए नाथुला, हाँ नाथुला और जेलपला। नाथुला और जेलपला, उक्त दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में स्थित हैं। उक्त दोनों दर्रे कहां पे स्थित हैं? सिक्किम राज्य में स्थित हैं। दोनों का सामरिक महत्व है, दोनों का सामरिक महत्व है, तथा चीन के साथ व्यापार की दृष्टि से, चीन के साथ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन के साथ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये बात आपको याद होगी कि वर्तमान समय में नाथुला दर्रे के माध्यम से चीन से आयात निर्यात या व्यापार किया जा रहा है। काफी समय बाद इसे व्यापार के लिए खोला गया था। तो ये दोनों दर्रे कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला राज्य कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहला दर्रा है बोमडीला, नंबर 1। अब ये कौन सा देश है? देश भूटान। तो बोमडीला दर्रे के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश से एक तो आप कहां जा सकते हैं? भूटान की तरफ जा सकते हैं, और इसी से तिब्बत की ओर भी मार्ग लिया जा सकता है। तो लिखिए इसमें, इस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से भूटान, अरुणाचल प्रदेश से भूटान की ओर जाने का मार्ग प्राप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश से भूटान की ओर जाने का मार्ग प्राप्त होता है। अगला है यांगयाप। अगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश यांगयाप। इस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश और चीन, इस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य मार्ग प्राप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश और चीन। और एक और इसकी महत्वपूर्ण बात यह कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसी दर्रे के समीप से होकर के भारत में प्रवेश करती। लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश इसी दर्रे के समीप है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश इसी दर्रे के समीप से होकर के होता है। और इसके बाद 2 दर्रे और हैं,
और यांग आपके पास ही दो दर्रे हैं, लिखिए दिफू और पांगसाड़। दिफू और पांगसाड़, एक तो यही है, स्प्लिंग डिफर की हुई है, दिफू है और पांगसाड़, दोनों दर्रे पास पास स्थित हैं। दिफू और पांगसाड़, इसी पे चलेगा सर, लिख लोगे ना पांगसाड़। वो एक्चुअली मेरी भी इसे प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो दिफू और पांगसाड़ दोनों को एक साथ लिख लीजिए। उक्त दोनों दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उक्त दोनों दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। दोनों दर्रों से म्यांमार, दोनों दर्रों से म्यांमार की ओर जाने का मार्ग उपलब्ध होता है। दोनों दर्रों से म्यांमार की ओर जाने का मार्ग उपलब्ध होता है। और अंतिम जो दर्रा महत्वपूर्ण है इस तरफ, वो है तुजू दर्रा। लगभग वो यहां पे इसकी स्थिति है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। और इससे भी किस तरफ की ओर, म्यांमार की ओर जाने का मार्ग उपलब्ध होता है। तो वापस अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा याद होने करने में आसानी रहे और याद भी जल्दी हो जाए। सबसे पहले काराकोरम दर्रा, काराकोरम एक आप मैप भी बना लीजिए साथ के साथ ही। पहले तो आप बना लीजिए हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का जो मानचित्र है, यानी उसमें केवल आपको जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बनाना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर उत्तरांचल आ जाने चाहिए केवल। जिस दिन आपको मैंने बना के बताया था, वो उस मानचित्र को ध्यान से वापस रिकेप करो। सबके पास बना भी होगा वो मानचित्र, जिसमें मैंने केवल भारत का हिमाचल वाला हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है वो वाला केवल मैप बनवाया था मैंने आपको। काफी लोगों के पास बना हुआ भी होगा। जैसा बन जाए, मैंने उस दिन भी कहा था कि मानचित्र ऐसा बनना चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि मानचित्र भारत का बनाओ तो भारत का लगना चाहिए, तो अपना मानचित्र बन गया समझो। और अगर आपने भारत का बनाया और राजस्थान का लग रहा है, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो एग्जामिनर केवल ये देखना चाहता है कि आप मानचित्र बना सकते हैं, और ऐसा मानचित्र बना सकते हैं कि वो उसी जगह का लगे जिसका आपने बनाया है। इतना सा आपको आना चाहिए। तो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उसमें आ जाएगा कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे। एग्जैक्ट मानचित्र बनाना तो फिर कार्टोग्राफी वाला हिस्सा आ जाता है, उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, उसमें अलग कोर्स होता है साल भर का। कार्टोग्राफी एक कोर्स अलग चलता है, उसमें आप कार्टोग्राफर बन सकते हैं, जिसका काम केवल मानचित्र नक्शे बनाना ही होता है, ठीक है। तो उसमें आप उसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। एक्सप्रेशन अलग से होता है, उसका कोर्स अलग से होता है। देहरादून से उसका कोर्स होता है। कार्टोग्राफी और रिमोट सेंसिंग के दो कोर्स जो वहां से होते हैं, उसमें भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अभी अपने को इतनी जरूरत नहीं है, अपन केवल इतना सा मानचित्र बना लें कि जो सामने वाला एग्जामिनर है वो अपने भावनाओं को समझ जाए, ठीक है। लिख करके जो अपने दिया उससे वो समझ ले। तो पहला दर्रा कौन सा है? काराकोरम, ठीक है। लोकेशन बनाते चलिए साथ के साथ ही। काराकोरम, काराकोरम के बाद जोजिला,
पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, बड़ा लाचा, और यहां पर अपना एक दर्रा छूट गया था बुर्जिल, जो कि नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तो पहला कौन सा हो गया? काराकोरम, उसके बाद बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सारे के सारे कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद नीचे आ जाइए, हिमाचल प्रदेश में पहला रोहतांग, दूसरा बड़ा लाचा, और तीसरा शिवकिला। तीनों कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद तीनों दर्रे हो गए आपके माना, नीति और लीपू लेक। तीनों दर्रे कौन से राज्य में है? उत्तरांचल में स्थित है। अब अपन आ जाते हैं हिमालय के पूर्वी भाग की तरफ, जिसमें आपके दो दर्रे तो कौन से राज्य में है? नाथुला और झीलकला। नाथुला और झीलकला जो दो दर्रे हैं, ये सिक्किम में है। ये देखिए, ऊपर की ओर नाथुला दर्रा है और उसके ठीक नीचे की ओर कौन सा है? जेलपला। इसके बाद हम आते हैं कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला, जो कि अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा पर स्थित है। इसके बाद कौन सा दर्रा आता है? देख के तो बोलो, लिखवाया कौन सा है? यांगयाप। ठीक है, यांगयाप के बाद दिफू, और दिफू के बाद पांगसाड़। तीनों दर्रे कौन से में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और लास्ट में आपके आ गया तुजू दर्रा। तो ये हो गया बोमडीला। बोमडीला के बाद आपका ये हो गया यांगयाप, ये यांगयाप दर्रा है। यांगयाप दर्रे के बाद इस तरफ आपका दिफू, और दिफू दर्रे के बिल्कुल समीप आपका कौन सा है? पांगसाड़ दर्रा स्थित है। यहाँ पर तीनों दर्रे हो गए, यांगयाप, ये दिफू और ये पांगसाड़, और सबसे नीचे की ओर मणिपुर में तुजू दर्रा। तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा दर्रों के बारे में, ठीक है। तो जिस प्रकार से पिछली क्लास में हमने पर्वत चोटियों का क्रम देखा था, पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर, उसी तरह से दर्रों का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न दर्रों को विशाल उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर को जमाइए। तो किसी भी चार दर्रों का नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बुर्जिल आ गया, दूसरा आ गया पांगसाड़, और तीसरा आ गया तुजू, और चौथा आ गया शिवकिला। तो चारों दर्रों का आपको किस क्रम से जमाना है? पश्चिम से पूर्व की ओर को जमाना है। हिमालय पर्वतश्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर को दर्रे कौन कौन? तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बुर्जिल आ जाएगा। बुर्जिल के बाद शिवकिला आ जाएगा। शिवकिला के बाद यांगयाप आ जाएगा, और यांगयाप के बाद तुजू दर्रा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दर्रे कंप्लीट हो गए आपके। अगला हेडिंग डालिए, प्रमुख हिमनद। प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? हाँ, सियाचिन क्षेत्र से सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन की स्थिति आपको ने उस दिन भी बताई थी कि डिस्प्यूट वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, ये एक हिस्सा है ये वाला, और एक हिस्सा है ये वाला। ये जो हिस्सा है, ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ये हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा चीन को गिफ्ट में दे दिया गया। ठीक है, गिफ्ट में दिया है, उपहार के स्वरूप दे दिया कि उसको कुछ ना कुछ दिया होगा, रुपए पैसे दिए होंगे। और ये जो हिस्सा है, ये चीन के पास ही है। 1965 के युद्ध में ये हिस्सा चीन के पास रह गया था। तो दोनों तरफ से नियंत्रण रेखा बनी हुई। नियंत्रण रेखा का मतलब होता है क्या मतलब होता है नियंत्रण रेखा का? क्या नई सीमा खींच दी गई है? तो सही है, काफी हद तक सही है।
और बताओ, नियंत्रण रेखा का मतलब, वास्तविक मतलब क्या है? नियंत्रण रेखा किसे कहेंगे भाई? ये वास्तविक रेखा तो नहीं है। वास्तविक सीमा तो कौन सी है? ये वाली है। लेकिन वर्तमान समय में कौन सी है? ये वाली है। तो किन्हीं भी दो देशों के मध्य जब संघर्ष होता है तो उस स्थिति में जब अचानक युद्ध विराम हो जाता है, उस स्थिति में जब दोनों सेनाएं जिस जगह पर है वहीं पर युद्ध रोक दिया जाता है, तब तक के लिए, जब तक कि उस समस्या का हल नहीं हो जाता। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जब दो युद्ध हुए तब उस स्थिति में इस जगह पर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध रोक दिया गया। ये स्थिति जब पहला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, तब की स्थिति है ये। इसके बाद चीन के साथ युद्ध हुआ, तो चीन के साथ युद्ध के समय भारत और जो चीन की सीमाएं थी वो इस स्थिति में रह गई, और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा चीन को दिया गया। और बीच में जो महत्वपूर्ण स्थान बचता है वो कौन सा है? सियाचिन का हिस्सा। यहां पर भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों की सीमाएं आकर के मिलती है। तो सामरिक दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये वाला हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। केवल इस जगह की सुरक्षा करने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। किसके लिए? केवल इस छोटे से हिस्से की सुरक्षा करने के लिए। क्यों? किस लिए? क्योंकि यहाँ पर तीनों देशों की सीमा आकर के मिलती है, और ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जहां पर सेनाएं 12 महीने सेना उपस्थित रहती है सियाचिन में। विश्व 12 महीने में से ऐसा कोई दिन नहीं जहां पर वहां आपको सैनिक नहीं मिलेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और इसका महत्व भारत के लिए है क्योंकि सियाचिन भारत में है, और यहां से तीनों जगह पर नियंत्रण या गतिविधियों पर निगाह रखी जा सकती है। इसलिए यहां पर 12 महीने सैनिक तैनात रहते हैं। तो हिम नदों के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। हिम नद वास्तव में क्या होते हैं? हिम की विशाल राशि होते हैं। हिम नद क्या होते हैं? हिम की विशाल राशि होते हैं। जैसे आपने रेगिस्तान में आप गए हो तो आप देखा होगा चारों तरफ रेत रेत दिखाई देती है, ठीक है? और यहां पर क्या होता है? चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगी? बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि अपन बर्फ की नदी में आ गए या बर्फ के महासागर में आ गए हैं। और धीरे धीरे ये अपने स्थान से खिसकते भी रहते हैं। खिसकते क्यों है? जैसे ही इनका जल पिघलता है तो उस पिघले हुए पानी के साथ साथ बर्फ भी धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती है, ढाल की ओर आती है। जिधर ढाल होगा उस तरफ इनकी बर्फ खिसकती रहती है। और आपने पढ़ा भी होगा हिम नदों के दौरान अनेक प्रकार के शिलाकृतियों का निर्माण होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सबने। हिम नदों से बनने वाली शिलाकृतियां हैं, जल के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियां हैं, सागरीय लहरों के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियां हैं, पवन के द्वारा बनने वाली है, कास्ट प्रदेशों में बनने वाली है। तो जो हिम नदों से बनती है वो इन्हीं भागों में निर्मित होती है जहां पर बर्फ की विशाल मात्रा पाई जाती है। तो जो महत्वपूर्ण हिम नदी उनका आप नाम लिख लीजिए। नंबर 1, इनकी स्थिति भी आपको मैं बता दूंगा। यहां पर बटारो, बटारो, हिस्पार, बियाफो, सियाचिन, चोमोलुंगमा और बल्टारो, ये इसमें महत्वपूर्ण है। दोबारा बोल रहा हूं, बटारो, हिस्पार, बियाफो, सियाचिन, बल्टारो और चोमोलुंगमा। सियाचिन, चोमोलुंगमा और बल्टारो। नहीं, ये भी है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए मैंने ये लिखवाए केवल। वैसे तो दियामिर भी है, आप चाहो तो लिख सकते हैं, दियामिर भी है। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिनका उल्लेख सामान्य तौर से किताबों में, पुस्तकों में मिलता है, वो यही है: बटारो, हिस्पार, बियाफो, बल्टारो, चोमोलुंगमा और सियाचिन। ये कौन से वाले राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है सारे के सारे। अब अपन देखते हैं 3 हिमनद और हैं महत्वपूर्ण।
ये गंगोत्री, मिलाम और पिंडारी। इसमें एक छूट गया है यमुनोत्री। गंगोत्री के बिल्कुल समीप जो दूसरा हिमनद है यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी, ये 4 हिमनद कौन से राज्य में है? उत्तरांचल में स्थित है। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा हिमनद जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? ठीक है, बात समझ रहे हैं? निम्न में से कौन सा हिमनद जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? तो 3, एक आ गया बल्टारो, एक आ गया हिस्पार, एक आ गया चोमोलुंगमा और एक आ गया मिलाम। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? मिलाम हिमनद जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है। इसी का उल्टा प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सा हिमनद उत्तरांचल में स्थित नहीं है? तो 3 हिमनदों के नाम आ सकते हैं, गंगोत्री, मिलाम, पिंडारी, और चौथा इसमें से कोई सा भी आपको डाल सकते हैं। सियाचिन डाल दिया, सियाचिन तो जाना माने सब लोग बता देंगे। मान लीजिए बल्टारो, बियाको लिख दिया, तो उसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? जो उनसे अलग है, यानी बियाको या बल्टारो हिमनद कौन से राज्य में स्थित नहीं है? उत्तरांचल राज्य में स्थित नहीं है। तो हिमनदों का जो प्रभाव है भारत पर किस रूप में पड़ता है कि जितनी भी साल भर बहने वाली नदियां हैं वे सारी की सारी कहां से निकलती है? इन्हीं हिमनदों से, ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा है, यमुना है, ये सारी की सारी ऐसी बड़ी नदियां जो कि वर्ष भर प्रवाहित होती है। सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ये 6 नदियां वर्ष भर बहती है। इसी के साथ साथ आप पूर्व की तरफ आ जाइए, पूर्व की तरफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियां ऐसी जो कि वर्ष भर प्रवाहित होती है। तो इन नदियों को जल कहां से मिलता है? हिम नदों से ही प्राप्त होता है। तो हिमालय का जो अपन पढ़ते हैं ना, आर्थिक महत्व किस प्रकार से है? कई बार प्रश्न आता है कि हिमालय का आर्थिक महत्व बताइए। तो हिमालय का आर्थिक महत्व इस रूप में भी है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां पूरे वर्ष भर जल प्रदान करती है और इन्हीं नदियों के सहारे भारत की लगभग 80% जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो स्थापित की गई है और सिंचाई का लगभग इतना ही भाग इन्हीं नदियों से प्राप्त किया जाता है। दक्षिण की ओर आप चले जाएंगे तो वहां पर नदियों से सिंचाई नहीं होती। दक्षिणी भारत में तालाबों से या नलकूपों के द्वारा ठीक इस तरह से सिंचाई होती है, क्योंकि वहां पर वर्ष भर बहने वाली नदियां नहीं है। कुछ एक जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियां जो कि जिनमें जल लगभग वर्ष भर पाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी नदियां नहीं, ये 3 बड़ी नदियां उत्तरी भारत में पाई जाती है। इसलिए कृषि भी उत्तरी भारत में ज्यादा होती है दक्षिण भारत की अपेक्षा। दक्षिण भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे साधनों पर टिकी हुई है, उत्तरी भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे साधनों पर टिकी हुई है। किस कारण से है? इसी कारण से है। तो ये हिमालय का आर्थिक महत्व है कि वहां से नदियां निकलती है, उनसे सिंचाई और वर्ष भर जल की उपलब्धता बनी रहती है। पीने का पानी साल भर मिलता है, सिंचाई के लिए साल भर मिलता है और जो जल विद्युत परियोजनाएं वो सारी की सारी जो अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं इन्हीं नदियों के सारे स्थापित की गई, क्योंकि जो पानी वेग से बह करके आता है जल विद्युत में, आपको पता होगा कि पानी को वेग से छोड़ना पड़ता है तभी टरबाइन चलता है और टरबाइन चलने के बाद उससे जल विद्युत बनती है। तो ये इन नदियों में पानी का वेग वैसे ही ज्यादा है, ठीक है। तो पानी का वेग स्वतः ही अधिक होने के कारण पानी वेग से बह करके आता है और पानी की मात्रा अधिक होती है। तो जगह जगह पर इनके मार्ग में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से हमने हिमालय के दर्रों और दूसरा हिमालय के हिम नदों के बारे में अपना ये चैप्टर पूरा किया। अब अपन आते हैं, ये तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है, लेकिन अभी हमने अपना भौतिक वर्गीकरण पूरा नहीं किया है। मैंने आपको महान हिमालय के बारे में शायद दिखवा दिया है पूरा। महान हिमालय के बाद जो दूसरा भौतिक वर्गीकरण है वो कौन सा आता है? मध्य हिमालय का। हेडिंग डालिए, मध्य हिमालय। सबसे पहले इसकी औसत ऊंचाई लिख लीजिए। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई स्वाभाविक रूप से महान हिमालय से कम होगी, ठीक है। तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर, 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? मध्य हिमालय की। 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। दूसरा लिखिए, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां मध्य हिमालय में ही स्थित है।
पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां मध्य हिमालय में ही स्थित है। देखिए आप हिमालय के हिमालय का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें 5 प्रमुख श्रेणियां पाई जाती है। सबसे उत्तर से आप चलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। शिवालिक तो हिमालय का उपभाग है। जब अपन दक्षिणी तरफ आएंगे, तीसरा जो उपभाग पढ़ेंगे अपन शिवालिक ही है। लेकिन जो इनमें पर्वत श्रेणियां हैं, ये तो क्या है कि हिमालय के 3 भाग कर दिए, मध्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ओपिया शिवालिक हिमालय। इसके अलावा जो पर्वत श्रेणियां हैं, बड़ी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये कौन से हिमालय में? ट्रांस या तिब्बत हिमालय में है। ट्रांस या तिब्बत हिमालय में है। और पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियां कौन से हिमालय में है? मध्य हिमालय में है। 3 श्रेणियां और है, जिसमें से एक आती है मसूरी। उनके लोकेशन क्या है बता दो आपको। पहली श्रेणी है मसूरी, नागटीबा और महाभारत। 3 श्रेणियां और है, लिख लीजिए। इनके अलावा मसूरी, अभी अपन प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे तो मसूरी जो श्रेणी वो कुमायूं हिमालय में रखी जाती है, अगर प्रादेशिक वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो। और ये कौन से राज्य में है? उत्तरांचल में है। इसके बाद आती है कौन सी? नागटीबा। नागटीबा, नागटीबा, नाग और टीबा, लिख लिया। नागटीबा श्रेणी उत्तरांचल और नेपाल। नागटीबा श्रेणी उत्तरांचल और नेपाल में स्थित है। और तीसरी है महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में ही है। महाभारत श्रेणी, मसूरी, नागटीबा और महाभारत। मसूरी उत्तरांचल में है, नागटीबा भारत और नेपाल कह सकते हैं, या उत्तरांचल और नेपाल, ये देखिए इस तरह से बीच में फैली हुई है। और तीसरी है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। तो इसमें कितनी श्रेणियां हो गई? 5 हो गई। मध्य हिमालय में 5 श्रेणियां हो गई। पीर पंजाल, धौलाधर, जो पीर पंजाल दर्रा है वो इसी श्रेणी में है। इसी श्रेणी के नाम पर उसका नाम क्या रखा गया है? पीर पंजाल दर्रा रखा गया है। धौलाधर श्रेणी की विशेषता क्या है? शिमला है वो धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। प्रमुख जो पर्यटक स्थल है शिमला की श्रेणी पर है, धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। इसी तरह से आप इधर आ जाइए, ये कौन सी है? मसूरी, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी यहीं पर स्थित है। इसके बाद नागटीबा और ये महाभारत। तो 5 श्रेणियां यहां पर पाई जाती है। आगे लिखिए, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य। महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य कुछ घाटियां पाई जाती है। महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य कुछ घाटियां, जैसे कश्मीर घाटी, लिख लीजिए। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। इसके अतिरिक्त पूर्वी भाग में पाई जाने वाली इसके अतिरिक्त पूर्वी भाग में पाई जाने वाली घास के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली घास के मैदानों की श्रेणियां। पूर्वी भाग में पाई जाने वाली घास के मैदानों की श्रेणियां ये एक स्पेसिफिक नाम से जानी जाती है, और वो है बुग्याल और प्यार।
घास के मैदानों की श्रेणियां पूर्वी भाग में बुग्याल और पयार, बुग्याल, पयार, बुग्याल और पयार, 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 लिख लिया? लिखूं यहां पे? बुग्याल और पयार ब्रैकेट में लिख लीजिए। उत्तराखंड, विशेष रूप से उत्तराखंड में बुग्याल और पयार, यानी इस वाले हिस्से में जो घास वाली घाटियां हैं या ढाल मैदानों के नाम से जान जाएंगे बुग्याल और पयार, और जब इस वाले भाग में आएंगे तो उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भाग में मर्ग, पश्चिमी या जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इन्हें किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। यानी जो घास वाले मैदान हैं दोनों के मध्य में, उन्हें उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं, और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग इसके उदाहरण है। और एक लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत के अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल, लिख लीजिए, भारत के अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल, भारत के अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल, भारत के अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल जैसे मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, शिमला आदि इसी भाग में स्थित हैं, यानी मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल जितने भी हैं भारत के महत्वपूर्ण जो कि हिमालय में स्थित हैं, वो सारे के सारे कौन से में पाए जाते हैं? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में क्यों है? क्योंकि महान हिमालय में ऊंचाई अधिक है, और ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर बर्फ की अधिकता पाई जाती है। तो अधिक बर्फ भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल। स्वास्थ्य वर्धक का मतलब जहां पर ऐसी जलवायु हो जो कि मानवीय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो। इन स्थानों पर आप गर्मियों में जाएंगे तो भी आपको तापमान, औसत तापमान 10 से 12 डिग्री या 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। और इतना तापमान हमारे यहाँ कब रहता है? सर्दियों में। सर्दियों में हमारे यहाँ इतना तापमान रहता है, जबकि गर्मियों में उन स्थानों में इतना ही तापमान 8 से 10 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान दिन का रहता है, और रात्रि का तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो गर्मियों में ये तापमान वहां स्वास्थ्य वर्धक जलवायु निर्मित करता है। इसलिए जो ये जितने भी सारे पर्यटक स्थल है सब अंग्रेजों ने बनाए थे। किसने बनाए थे? अंग्रेजों। क्योंकि उनको जो गर्मी थी मध्य भारत में, दक्षिण भारत में जो पड़ने वाली गर्मी थी उसे वे लोग सहन नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने देखा भाई कहां कहां रहा जा सकता है, ठीक है, तो उन्होंने इन पर्यटक स्थलों की खोज की। और आप देखोगे कि जितने भी पुराने अंग्रेजों के निवास स्थान है, आप जाएं तो आपको देखने का मौका मिलेगा, इन्हीं जगहों पर बने हुए हैं। पुराने महल है, अंग्रेजों के रहने के स्थान है, वो सारे के सारे यहाँ पर उन्होंने बनाए हुए हैं। क्रिकेट के मैदान है, क्योंकि उनको क्रिकेट खेलने का भी शौक था, तो उन्होंने इस प्रकार की जो सुविधाएं है वहां विकसित की, और ये लोग गर्मियों में वहां जाकर अपना निवास स्थान बना लेते थे। तो ये सारे के सारे वही पर स्थित है। और तीसरा कौन सा है? उप या शिवालिक हिमालय। ये तो बात हो गई किसकी? मध्य हिमालय की। महान हिमालय के बारे में हमने लिख लिया। दूसरा हो गया मध्य हिमालय। अब तीसरा उप या शिवालिक हिमालय। हेडिंग डालिए, उप या शिवालिक हिमालय। लिखिए, इसकी औसत ऊंचाई अब और भी कम हो जाएगी। तो महान हिमालय कितनी है? औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। मध्य हिमालय की कितनी रह गई? 3700 से 4500 रह गई। इसकी लिखिए 600 से 1500। औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के मध्य है।
और अब सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ? इसी का निर्माण हुआ है, लिख लीजिए। इस भाग का निर्माण सबसे अंत में हुआ माना जाता है। इस भाग का निर्माण सबसे अंत में हुआ माना जाता है। कौन से हिस्से का निर्माण? शिवालिक हिमालय का निर्माण ऐसा मानते हैं कि सबसे बाद में हुआ है। पहले ट्रांस और मान हिमालय बना, उसके बाद कौन सा हिमालय बना? मध्य हिमालय बना, मध्य हिमालय के बाद उपया शिवालिक हिमालय बना। यहां पर एक और चीज है, वो आप देखिए कि हिमालय का विस्तार अपन तो केवल भारत में देखते हैं। यहां पर है पामीर का पठार, छत कहते हैं, सबसे ऊंचा पठार है। इस तरफ आप चले जाइए और इस तरफ चले जाइए, ये कौन सा पर्वत श्रेणी आ जाती है? हिंदू कुश। हिंदू कुश और उसकी जितनी भी उससे जुड़ी हुई जो श्रेणियां हैं वो सारी इस तरफ है। और जब आप इस तरफ आएंगे तो ये कौन सा है? कुनलुन। कुनलुन और उससे जुड़ी जितनी पर्वत श्रेणियां वो इस तरफ है। और इसके बाद ये कौन सा आ गया? हिमालय आ गया। यानी पामीर के को मानते हैं कि गांठ के समान काम करता है। किसके समान? गांठ के समान काम करता है। इस पामीर के पठार ने इन तीनों श्रेणियों को बांध रखा है। इस तरफ जाए तो हिंदुकुश आ गया, इस तरफ जाओ तो कुनलुन आ गया, और दक्षिण में जाओ तो हिमालय पर्वत की स्थिति आ गई। तो पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार भी है, छत के रूप में भी काम करता है। और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गांठ के रूप में, कई बार आपने पढ़ा भी किताब में लिखा हुआ है, पामीर का पठार एक गांठ के रूप में काम करता है। तो गांठ के रूप में काम इस तरह से करता है, उसने तीन श्रेणियों को बांध रखा है। तीन रस्सियां बांध देंगे तो क्या होगा? बीच में गांठ हो जाएगी। तो यहां पर भी तीन श्रेणियां बंधी हुई है, इधर हिंदुकुश श्रेणी, इधर कुनलुन, और दक्षिण की पूर्व की तरफ कौन सी आ गई? हिमालय पर्वत श्रेणी आ जाती है। तो अपन पढ़ रहे थे कि जो शिवालिक हिमालय उसका निर्माण सबसे अंत में हुआ माना जाता है। अंत का मतलब जब हिमालय का निर्माण लगभग पूरा हो गया था, इसका तो निर्माण अभी भी जारी है, लेकिन जो 33 सागर का मलबा था वो लगभग समाप्ति की ओर था। और जो अंतिम जो दबाव पड़ा, पहले दबाव से तो किसका निर्माण हुआ? महान हिमालय बन गया। उसके बाद गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, उससे दूसरा दबाव पड़ा, उससे मध्य हिमालय बना। और तीसरे दबाव से किसका निर्माण हुआ? शिवालिक या उपहिमालय का निर्माण हुआ माना जाता है। लिखिए इसमें आगे, इस भूभाग में परतदार चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस भूभाग में परतदार चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, जिनमें जीवाश्मों की पर्याप्त उपलब्धता है। जीवाश्म भी पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे नई श्रेणी है और इसका रूपांतरण अभी नहीं हुआ है, उस प्रक्रिया में चल रहा है। तो यहां पर जीवाश्म भी है और परतदार चट्टानें भी पाई जाती है। अब इसका नाम शिवालिक क्यों पड़ा? कई किताबों में लिखा हुआ है कि ये 1.25 लाख शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ 1.25 लाख पर्वत चोटियां श्रेणियां पाई जाती है, और उसी का नाम बिगड़ करके क्या हो गया? बाद में शिवालिक हो गया। तो ये लिखने की बात नहीं, बस ये समझने की बात है कि शिवालिक नाम क्यों पड़ा होगा। तो ये भौतिक दृष्टि से तो हम इसे उपहिमालय भी कह सकते हैं। उप का मतलब सबसे अंतिम वाला, सबसे लास्ट में जो बना है। और स्थानीय दृष्टि से इसका नाम क्या डाला गया है? शिवालिक श्रेणी से कहा गया है। एक और इंपोर्टेंट चीज इसमें लिख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। इस भूभाग के ढालों पर मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच, इस भूभाग के ढालों पर मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच, इस भूभाग के ढालों पर मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती है। मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती है, जिन्हें कौन से हिस्से में? पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। घाटियां पाई जाती है जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून है तो पश्चिम की तरफ दून के नाम से। एक और नाम है पाटली दून, आपने सुना होगा, तो देहरादून भी कहते हैं, पाटली दून भी कहते हैं। और पूर्व की तरफ किस नाम से जानते हैं? द्वार के नाम से। जैसे हरिद्वार है, तो ये इसके उदाहरण है कि किस तरह से स्थानीय नामों से वहां के भूभाग के नाम दिए गए हैं।
तो ये हो गया आपके किसके बारे में, उप या शिवालिक हिमालय के बारे में। अब अपने एक और भूभाग इसका बचा, वो कौन सा है, ट्रांस या तिब्बत हिमालय। हेडिंग डालिए, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। ट्रांस का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, ट्रांस का मतलब होता है पार, पार या पीछे का। ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार या पीछे का। तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसमें शामिल है, ट्रांस हिमालय में शामिल किया जाता है। देखिए, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में ही आएगा, उत्तर में आएगा ना, तो जोर से बोलो ना, उत्तर में आएगा। तो फिर किसे कंफ्यूज क्यों हो रहे, उत्तर में तो आएगा, दक्षिण में थोड़ी आएगा। दक्षिण में कौन सा आएगा, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय आ जाएगा। उत्तर में कौन सा आएगा, ट्रांस या तिब्बत हिमालय। कौन से हिमालय के उत्तर में, महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस या तिब्बत हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन आस्टिन है। हाँ, ऊंचाई सबकी आपको लिखवाई दी थी मैंने, पूरी टेबल आपको लिखवाई है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गोडविन आस्टिन है। अब कौन कौन सी श्रेणी यहां पर अभी जस्ट पहले बताया था मैंने, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां इसी भाग में पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां इसी भाग में। तो कितनी पर्वत श्रेणियां हो गई देखो, काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, पीर पंजाल हो गई, धौलाधर हो गई, इसके बाद कौन सी हो गई, मसूरी हो गई, मसूरी के बाद नागतीबा, नागतीबा के बाद महाभारत, महाभारत के बाद कैलाश। लगभग 9 श्रेणियां हम यहां पर हिमालय की बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से उत्तर दिया जा सकता है। यहां पर आप एक बात देखिए कि इतनी जब आपको ये जानकारी हो, तब आप प्रत्येक स्टूडेंट का उत्तर लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई केवल महान हिमालय, मध्य हिमालय और उप हिमालय के बारे में बता देगा। कोई क्या करेगा, हिमालय की श्रेणियों के बारे में भी बताएगा, क्योंकि उसे उसके बारे में पता है। 5 श्रेणियों का विवरण भी उसमें देगा। ट्रांस हिमालय के बारे में भी बताएगा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने केवल रीडिंग भी लगाई है किताब की, और रीडिंग लगाने के बाद भी मान लीजिए आपको 3-4 पॉइंट ही ध्यान रह गए, बात समझ रहे, आपने केवल सुपरफिशियल रीडिंग लगाई है और आपको रीडिंग लगाने के बाद 3-4 पॉइंट भी ध्यान रह गए, तो आप उसको अपने आंसर में डाल सकते हैं और वो 3-4 पॉइंट आपके आंसर को दूसरों से अलग बना देंगे। और इसी तरह से फिर नंबर लिए जा सकते हैं। भाई मान लीजिए महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में सभी लिखेंगे, लेकिन किसी ने किताब से एक्स्ट्रा पढ़ करके 2-4 शब्द अलग डाल दिए, 2-4 पॉइंट अलग लिख दिए। भाई 1 वीक सीरीज में तो आपको 3 ही मिलेगा, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसके अलावा नहीं मिलेगा। हो तो मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने किताब पढ़ ली, एक राइटर की एक किताब भी अगर आपने पढ़ ली, तो आपको उन 3 चीजों के अलावा दूसरी 3 चीजें और याद हो जाएगी, और उन दूसरी 3 चीजों को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और यही तरीका होता है किसका, सिलेक्शन कराने का। सिलेक्शन कराने के लिए कुछ दूसरों से अलग तो कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भाई सब 1 वीक सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आपको किताब तो पढ़नी पड़ेगी। तो किताब पढ़ने से आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी। ठीक है, मैं भी यहां कितना लिखा दूंगा, यहां की भी एक लिमिट है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी कुछ किताब में लिखा हुआ हो। मैं ये दावा नहीं करता कि किताब की सही चीजें यहां पर आ गई है। हो सकता है इससे ज्यादा भी किताब में लिखा हुआ हो, और वो कब आएगा, जब आप खुद कम से कम एक विषय की, एक राइटर की किताब आप अपने पास रखें। और ये आदत आपको डालनी पड़ेगी कि कम से कम एक विषय की एक राइटर किताब आपके पास होनी चाहिए। मान लो आप बीए 3rd ईयर करके निकल गए, तो कम से कम आपके पास 10 किताबें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए,
10 किताबें। 10 कौन कौन सी हो गई? 6 किताब तो कौन सी हो गई? 6 तो सॉरी 6 तो 1 साल की हो गई। 6 तो 1 साल की हो गई। 18 और 4 11वीं की 2 और 12वीं की 2। ठीक है, तो कितनी किताबें होनी चाहिए? लगभग 22 से 25 किताबें आपके पास होनी चाहिए जब आप कौन सी क्लास में आ जाओगे? एमए में आ जाओगे। और वो सब आपने पढ़ी होंगी कम से कम एक बार तो, अगर आपने खरीदी है तो। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? अगर आपने खरीदी है तो वो एक एक किताब तो कम से कम आपने पढ़ी ही होगी। तो आपने कितनी किताबें पढ़ ली? 25। कौन सी क्लास में आने तक पढ़ ली? एमए में तभी आप आए नहीं हो। केवल 3rd ईयर पास करने तक आपने कितनी किताबें पढ़ ली है? 25 किताबें पढ़ ली। अब आप एमए में आ गए, ठीक है, तो कम से कम 5 पेपर तो होते हैं। 5 ही है ना, कुछ में 4 हो सकते हैं, कुछ में 5 हो सकते हैं। तो ये तो केवल अपनी ह्यूमैनिटीज की बात है, मानवीय की जो सब्जेक्ट है उनकी बात है। आप साइंस में जाओगे तो वहां 3 पेपर होते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में 3-3 पेपर है, तो उनके पास कितनी हो गई? 27। 27 उनके पास किसकी हो गई? बीएससी की हो गई। ठीक है, और 2-2 किताबें किसकी होगी उनके पास? तो 35 किताबें उन्होंने पढ़नी चाहिए। यानी कि कम से कम 35 किताबों की थोड़ी थोड़ी जानकर उनके पास होनी चाहिए। किसके? जो बीएससी करके आए। कौन कौन जो बीएससी करके आए? बीएससी कौन कौन है बीएससी में? कोई नहीं है बीएससी में, आज सब बीए वाले रह गए। चलो, बीए वालों के लिए कम से कम 25 किताब की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और एमए करोगे तो फिर 4 और 4 8 किताब और हो गई। तो 25 और 8 कितने हो गए? 33। लगभग उसी लेवल पे आ गए, 35 किताब के स्तर पर ही आ गए। आप 1-2 गाइड वाइड भी खरीदेंगे तो 35 किताब तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तब आप एमए कर लो। कितनी किताब होनी चाहिए? 35। तो 35 किताब ये थोड़ी कि अपन एक बार में खरीद ली। 2 किताब अपन ने 11वीं में ली, ठीक है, और वो किसी को अपन ने दी नहीं, रख ली, रद्दी वाले को भी नहीं दी। 2 किताब फिर अपन ने 12वीं में खरीदी, वो भी अपन ने बचा करके रख ली। ठीक है, 6 किताब अपने फर्स्ट ईयर में खरीदी, 6 किताब सेकंड ईयर में खरीदी और 6 किताब थर्ड ईयर में खरीदी। और 4-4 किताब 8 किताबें अपने किसमें खरीदी? एमए में खरीदी। ठीक है, तो ये इसलिए कह रहा हूं कि किताबें खरीदने की जो प्रवृत्ति है वो लगभग खत्म हो गई है। यहाँ के बुक सेलर भी सोचते होंगे किताबें तो मंगानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मांगने जाते ही नहीं उनसे किताबें, नहीं जाते ना। क्या मांगने जाते हैं अपन? 1 वीक सीरीज, तो फटाफट से 6 निकाल के हिसाब लगा के लाओ, इतने रुपए हो गए, वो बिना के दे देता है। मैं एक बार दुकान में गया, कोई बच्चा उसने कहा फर्स्ट ईयर की 1 वीक सीरीज चाहिए, तो उसने 6 निकाल के दे दी। उसने कोई विषय बताया, बस क्या क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी जो भी बताया, उसने 6 निकाल दी, ये चलेगी। अब उसको पता नहीं भाई यही चलेगी क्या। देखो एक बात और है, यहाँ पर जो लेने जा रहा है उसको भी पता नहीं भाई ये 6 ही चलेगी। वो 6 भी उसको किसने दिए? उस दुकानदार ने दिए। अब वो उसको भले ही सेकेंड ईयर की एक बीच में गलती से आ जाए तो आ जाए, कई बार हो जाता है ऐसा। सेकेंड ईयर की कोई 1 वीक सीरीज बीच में गलती से आ गई तो आ गई, वो उसको दिखेगा भी नहीं कि इसके ऊपर प्रथम वर्ष लिखा हुआ है, इस पे द्वितीय वर्ष लिखा हुआ है, इस पे तृतीय वर्ष लिखा हुआ है। ऐसा कहीं के साथ होता है, आप देख लेना। यहाँ 6,500 बच्चे, 6,500 में से कम 60 बच्चों के साथ जैसा होता होगा। 60 तो कितना हो गया? 1% हो गया। तो कम से कम 1% तो ऐसे हैं जो उनको देखते भी नहीं भाई उसने सही दी है या नहीं दी है। वो 6 1 वीक सीरीज ले आते हैं, जैसे अब मान लो फिर पता चलता है कि अरे यार तो ये पेपर था और 1 वीक सीरीज तो ये पकड़ा दी थी उसने, फिर वो लिख भी देते हैं। और फिर एक और आश्चर्य की बात है कि वो पास भी हो जाए। भाई सब जगह ही वही चल रहा है, फिर भाई उसने लिख भी दिया, ठीक है, और वो पास भी हो जाएगा। तो उसको बीए करने तक पता भी नहीं चलेगा कि वो 1 वीक सीरीज गलत लेकर के आया था, पर उसने पढ़ ली और वो पास तो हो गया कम से कम। ठीक है, तो लेकिन हमारे लिए केवल पास होना ही जरूरी नहीं है। नहीं है ना, केवल पास होना जरूरी है। केवल पास होने से काम चलेगा। पास होकर के आप उस चीज को, मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको इस तरह से पढ़ो कि वो आपके आगे काम आ जाए। ज्योग्राफी पढ़ो इस तरह से पढ़ो कि आपको आगे फिर ज्योग्राफी का जीके पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। हिस्ट्री पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि आपको हिस्ट्री का जीके पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। हिंदी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि आपको हिंदी की व्याकरण कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़े। कहने का मतलब ये है, क्योंकि 3 साल में आप जितना पढ़ लेते हो उतना सारा का सारा जीके फिर बाद में आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप 3 साल में अच्छे से पढ़ लो 6 किताबों को, तो आपको फिर जीके पढ़ने की जरूरत ही क्या है।
ज्योग्राफी का जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री का जरूरत नहीं है आपको, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर आपको कितना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को। जब आप 3 साल तक आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी फिर बाद में वापस जीके की कोचिंग करने की? मेरे हिसाब से आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, वो आवश्यकता उन्हीं के लिए पड़ेगी जिन्होंने क्या किया है, वन विकसित नए दुकानदार से। ठीक है, चलिए तो अपन कहां पर पढ़ रहे थे? ट्रांस हिमालय में अपन पढ़ रहे थे। तो केटू उसकी सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश चारों यहां पर पाई जाती है। और 3 नदियों का उद्गम यहां से लिख लीजिए, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम इसी हिमालय से होता है। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम इसी हिमालय से होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय में ही प्रमुख हिमनद भी स्थित है। ट्रांस हिमालय में ही प्रमुख हिमनद भी स्थित हैं, जैसे पल्टारो, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बल्टारो, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार प्रमुख हिमनद भी स्थित है। बल्टारो, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार। ठीक है, लिखा भी दी मैंने पहले आपको। तो ये प्रमुख हिमनद भी कौन से भाग में स्थित है? ट्रांस से तिब्बत हिमालय में स्थित है। तो इस तरह से हिमालय के जो 4 भौतिक उपविभाग थे, कौन से भौतिक उपविभाग? 4। इनको भौतिक उपविभाग क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका वर्गीकरण भौतिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, जिसका वर्गीकरण भूगर्भिक संरचना और भौतिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। तो ये जो चारों हिमालय के जो प्रकार हैं, इनका वर्गीकरण भौतिक विशेषताओं के आधार पर, उच्चावच के आधार पर और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किया गया है। उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है 4 है। ट्रांस से तिब्बत हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा ओपिया शिवालिक हिमालय। इसी में 5 श्रेणियां भी स्थित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस से तिब्बत हिमालय में है, पीर पंजाल और धौलाधर मध्य हिमालय में पाई जाती है। मध्य हिमालय में 3 श्रेणियां और है, मसूरी, नागतीबा और महाभारत श्रेणियां भी इसी भाग में पाई जाती है। और 2 इंपोर्टेंट और बातें बताई थी आपको मैंने। एक तो थी घास के जो मैदान है, जिन्हें बुग्याल, उत्तरांचल में तो बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं, और कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, जिस तरह से उदाहरण के तौर पर। इसके अलावा मर्ग वाला जो आपको मैंने बताया था, घास के मैदान, गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके अलावा घाटों के बारे में आपको बताया था मैंने। कुछ पूछना है? महान हिमालय में इनमें से जो पर्वतश्रेणियों को किसी को शामिल नहीं करते। ठीक है, वो सतत रूप से बनी हुई है। उत्तर की तरफ 3 छूट गई, फिर महान हिमालय आ गया और दक्षिण में फिर 2 और बची, और दोनों को किसमें शामिल करते हैं? मध्य हिमालय में शामिल करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो स्थिति है ये बिल्कुल सतत बनी हुई है। बिल्कुल अपन इसका विभाजन कर सकते हैं यहां से। ये सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी का मतलब लगातार बनी हुई है, क्योंकि उस मलबा भी ज्यादा था, 33 सागर का जो उसमें जो जमा हुआ था वो उसकी भी अधिकता थी। अधिकता होने के साथ साथ क्योंकि हिमालय के निर्माण का प्रथम चरण था, इसलिए इसके बीच बीच में न तो गैप रहे, गैप का मतलब न तो दर्रे बने और न ही इसमें कई श्रेणियों का आविर्भाव हुआ। आपने पढ़ा होगा जब पर्वत निर्माण के सिद्धांत में पढ़ते हैं, तो जब अगर मलबे की मात्रा अधिक होती है और दोनों स्थल भागों की दबाव की शक्ति अधिक होती है, तो पूरा भाग एक साथ पर्वत में बदल जाता है। और यदि ये शक्ति कम होती है तो केवल किनारे वाले भाग ही ऊपर उठते हैं, बीच वाला भाग शेष रह जाता है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति भी हिमालय में हुई है। जब हिमालय में महान हिमालय का निर्माण हुआ तो
पूरे वेग से हुआ तो सतत श्रेणी बनी। उसके बाद जब मध्य और उप हिमालय का निर्माण हुआ तो उन स्थितियों में चूंकि जो वेग और जो दूसरी परिस्थितियां थी उनकी जो तीव्रता थी वो अपेक्षाकृत कम होती चली गई। तो इस तरह से इसमें जो श्रेणियां हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें दो ही है। एक तो आप इसके दर्रे याद कर लीजिए, कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। इसकी पर्वत चोटियां याद कर लीजिए, कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। अब तो आसानी से याद हो गया होगा आपको कौन कौन सी पर्वत चोटियां कहां कहां पर है। और तीसरा ये जो श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मसूरी, नागतीबा और महाभारत। कुछ और श्रेणियां हैं वो हमारे से छूट गई हैं, वो कौन सी है उनको भी एक बार अपन रिकेप कर लेते हैं। मकालू तो पर्वत चोटी है, कंचनजंगा के पास बिल्कुल पास में स्थित है, उसके बारे में लिखवाई भी था मैंने आपको। अपन बात करते हैं पूर्वांचल की श्रेणियों की। पूर्वांचल का मतलब अरुणाचल प्रदेश और उससे नीचे की तरफ जो पाई जाती है। इसमें नंबर 1 है डफला, पहाड़िया, मीरी, मिश्मी। लिख लीजिए, यह भी हिमालय की पहाड़ियों में शामिल है। डफला, मीरी, मिश्मी, मीरी, MIRI, डफला, मीरी, मिश्मी। इसके बाद इधर आती है पटकोई। ये पटकोई पहाड़ियां। पटकोई के बाद है नागा पहाड़ियां और नागा के बाद है मिजो पहाड़ियां। फिर बता रहा हूं आपको, डफला, मीरी, मिश्मी, पटकोई, नागा और मिजो। कौन सी? बूम। हाँ, कुछ और हो सकता है कि इंपोर्टेंट नहीं हो सकता है बूम पहाड़ी हो। यहाँ मैंने वही लिखा है जो इंपोर्टेंट है, तो उसमें है डफला, मीरी, मिश्मी, पटकोई, नागा और मिजो। ये तो हिमालय में जो सम्मिलित की जाती है। और इसके अलावा है 3 पहाड़ियां और हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार में सम्मिलित की जाती हैं, और वह गारो, खासी और जयंतिया। 3 मेघालय में स्थित है, गारो, खासी और जयंती। ये पठारी भाग में स्थित है। कौन से भाग में शामिल की जाती है? पठारी भाग में। ये हिमालय पर्वतीय भाग का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती है। क्योंकि जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, और यहाँ पर तीनों पहाड़ियां स्थित है, गारो, खासी और जयंतिया की। बाकी ये जो पहाड़ियां हैं ये सारी की सारी हिमालय वाले भाग में सम्मिलित की जाती है। और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रवाहित होती हुई आती है, इस तरह से। इसकी सहायक अध्ययन है लोहित है, दिबांग है, ये दर्जा कहते हैं। दार्जिलिंग से जो पर्वत होकर आती है ये इसकी सहायक नदी है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। नदियों का अपन डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें अपन ब्रह्मपुत्र के बारे में अलग से पढ़ेंगे, गंगा के बारे में, और सतलज जो सिंधु नदी के बारे में अलग से डिटेल से अपन पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं विशाल उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण। हेडिंग डालिए, प्रादेशिक वर्गीकरण। ये तो था भौतिक वर्गीकरण, यानी भौतिक या उच्चावर्ज की दृष्टि से कौन कौन से भागों में बांटा गया है, और 4 भाग हो गए। ये है प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रदेशों के आधार पर। या अब इसमें सीमाएं जो निर्धारित की गई वो नदियों की सीमाएं निर्धारित की गई है। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक, सतलज से लेकर के काली नदी तक, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय के 4 भाग कर दिए गए। ये तो कौन सा था? भौतिक वर्गीकरण, जिसमें ट्रांस हिमालय,
महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का कौन सा वर्गीकरण है? प्रादेशिक वर्गीकरण है। ठीक है, लिखिए। प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, इसका विस्तार लिख लीजिए आगे। हेलो, अभी क्लास में जा रहा हूं। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक। प्रादेशिक दृष्टि से ये सिंधु नदी से लेकर के, ये देखिए, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक फैला हुआ है। अब इसका बाकी वर्गीकरण आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको हिमालय के पश्चिमी भाग के बारे में जानकारी, जैसे कौन कौन श्रेणियां वहां पर है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धुआंधर श्रेणियां इस भाग में स्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? सिंधु और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है। कौन कौन से दर्रे इस भाग में स्थित है? ठीक है, तो इसमें 3 से 4 लाइन में आप इसमें विवरण दे सकते हैं। ये आसान सा काम है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं अभी। ठीक है, इसके बाद है सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक कुमायूं हिमालय। दूसरा जो प्रादेशिक उपभाग है वो कौन सा है? कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है? सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है। यानी ये मान लीजिए कि उत्तरांचल वाला जो हिस्सा है हिमालय का, उत्तरांचल वाला जो हिस्सा है वो किसमें सम्मिलित है? कुमायूं हिमालय में सम्मिलित किया जाता है। तीसरा आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। और चौथा है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से, काली नदी से तीस्ता नदी तक, TISTA, तीस्ता, काली नदी से तीस्ता नदी तक। चौथा आसाम हिमालय, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब इसका विवरण आप किस तरह से देंगे? पंजाब हिमालय का आपको मैंने बता ही दिया। पंजाब हिमालय के बाद आता है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय राजस्थान के राजनीतिक रूप से उत्तरांचल में मुख्य रूप से उसी वाले भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपको बताइए हिमनद कौन कौन से हैं? बताने की जरूरत नहीं है। इस वाले भाग में हिमनद कौन कौन से हैं? अभी तो बताया है। कुमायूं वाले हिस्से में, उत्तरांचल वाले हिस्से में हिमनद कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, जेमू, ये सारे के सारे हिमनद कौन से भाग में पाए जाते हैं? इसी वाले भाग में, यानी कुमायूं वाले भाग में स्थित है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां यहाँ पर है? नंदा देवी है, कामेत है, ये पर्वत श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लिख लीजिए। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और पंजाब या हिमाचल हिमालय की बात की जाए तो कौन सी सबसे ऊंची आ जाएगी? K2, कोटविनाश से उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और नंदा, जब अपन कुमायूं वाले समय आएंगे तो नंदा देवी इसके सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये केवल आपको इसमें सब पॉइंट्स निकालने हैं। ये सारी की सारी चीज आपने लिख ली है। अब केवल अपन क्या करना है, उसमें से उस प्रादेशिक भूभाग के पॉइंट्स अपन को उसमें से निकालने हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए किस पर? नेपाल हिमालय पर आ जाइए। माउंट एवरेस्ट, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, ये इस वाले भाग की चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। ठीक है, और जो हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई है वो इसी भाग प्रादेशिक विभाग में पाई जाती है। नेपाल हिमालय जो है उसी में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। सबसे ऊंचा जो हिमालय है वो इसी भाग में पाया जाता है। और तीसरा कौन सा है? आसाम हिमालय। आसाम हिमालय में आप लिख दीजिए कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पर है?
अभी लिखा है मैंने आपको 3 पहाड़ियां, कौन सी थी? आसाम हिमालय में 3 पहाड़ियों का नाम लिखा है ना अभी मैंने आपको। गारो खासी जैंता तो मेघालय के पठार में चली गई। डफला, मीरी, मिश्मी, पटकोई, नागा, मिजो और सब एक और बताई थी, कौन सी बताई थी वो? बूम। ठीक है, ये जो पहाड़ी है सारी की सारी कहां पर स्थित है? आसाम हिमालय में स्थित है। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, दर्रों का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आसाम हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, वो इसमें आप दे सकते हैं। आसाम हिमालय के दर्रे मतलब पूर्वी हिमालय के दर्रे कौन कौन से, वो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक प्रादेशिक विभाग में 4 से 5 लाइन का आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। किस आधार पर? महान हिमालय, मध्य हिमालय, उपया शिवालिक हिमालय का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर आप प्रादेशिक हिमालय का वर्गीकरण आसानी से दे सकते हैं। तो या तो प्रादेशिक का आपको अच्छी तरह से याद हो या भौतिक का आपको अच्छी तरह से याद हो, तो आप दूसरे का वर्गीकरण आसानी से कर देंगे। इस तरह से आपका ये हिमालय का जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है ये पूरा होता है। इसमें जो मुख्य बातें दो ही है, एक तो इसका भौतिक, एक तो इसका सबसे पहले इसका निर्माण है। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से और कौन कौन से टाइम पीरियड में, टाइम स्केल में कंप्लीट हुआ है, लिखा था ना। इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन 3 काल में हिमालय का निर्माण पूरा हुआ है। इयोसीन काल से शुरू होता है, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन 3 काल में पूरा हुआ। उसके बाद काल आया प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल में जो विशाल मैदान है, विशाल मैदान का निर्माण उसके बाद प्लीस्टोसीन काल में संपन्न हुआ माना जाता है। यानी क्वाटरनरी जो चतुर्थक जो युग आया, ठीक है, ये टाइम ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है। या ये फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है मेरे हिसाब से। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है ज्योग्राफिकल भौगोलिक समय चक्र, जिसमें आज से लेकर के अरबों वर्ष पहले के समय से अब वर्तमान समय तक के कालक्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। किस काल में किस प्रकार की वनस्पति थी, किस किस प्रकार के जीव जंतु थे, कौन कौन सी प्रकार की चट्टानें उस काल में उत्पन्न हुई, उस आधार पर, उन विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कालखंडों में बांटा गया। जैसे इतिहास को बांटते हैं ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसी तरह से भौगोलिक पैमानों को भी अलग अलग कालक्रमों में बांटा गया है। तो उस हिसाब से जो हिमालय का निर्माण था वो 3 काल में पूरा हुआ, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल में संपन्न हुआ। और फिर उसका जो अवशिष्ट भाग बचा तैतीस सागर का, वो प्लेस्टोसीन काल में जाकर के क्या बन गया? विशाल मैदान, विशाल मैदान के रूप में आ गया, क्योंकि हिमालय बन गया था। आपको बताइए कुछ नदियां तो ऐसी थी जो हिमालय के बनने से पहले ही प्रवाहित हो रही थी और हिमालय के बनने के बाद भी प्रवाहित हो रही थी। जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारी की सारी कौन सी थी? जो हिमालय के बनने से पहले भी थी और हिमालय के बनने के बाद भी प्रवाहित होती रही। और कुछ नदियां हिमालय के बनने के बाद फिर हिमालय से निकली है, जिसमें गंगा है, यमुना है और दूसरी सहायक नदियां हैं, तो सारी की सारी हिमालय के बनने के बाद निकली है। क्योंकि जब हिमालय बना तो हिमालय में हिमालय का जो जल है और उनके जो ग्लेशियर्स का पानी, वो सारा का सारा हिमालय के ढाल के सारे सारे नदियों के रूप में नीचे की ओर आने लगा। तो इस तरह से उसके हिमालय के निर्माण का निर्माण पूरा होने के बाद फिर विशाल मैदान का निर्माण हुआ, क्योंकि हिमालय का निर्माण पूरा हो गया था और जो गर्त बचा था उसे हम गर्त कह सकते हैं। भाई 33 का जो हिस्सा हिमालय में बदल गया वो तो ऊंचा हो गया, ऊंचा उठ गया। जो हिस्सा हिमालय में नहीं बदल पाया वो गर्त के रूप में शेष रह गया और उस गर्त को बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ अपरदित करके लाए गए मलबे से भर दिया और वर्तमान समय में वो हमारे सामने किस रूप में है? विशाल मैदान के रूप में देखने को मिलता है। तो इसका जो निर्माण है वो कौन से काल में विशेष रूप से देखने को, देखिए प्लेस्टोसीन काल में हम ये मानते हैं कि विशाल मैदान का निर्माण हुआ माना जाता है। भारत में 3 काल में हिमयुग देखे जाते हैं। एक तो है धारवाड़, और एक गोडावना काल का हिमयुग और एक प्लेस्टोसीन काल का हिमयुग। तीनों जगह पर हिम नदों के अवशेष पाए जाते हैं। लिख लीजिए, आपको जानकर लिखना चाहो तो। धारवाड़, भारत में 3 हिम युगों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जो वहां की चट्टानों में इस प्रकार के जीवाश्म पाए गए हैं कि उनसे ये निष्कर्ष निकाला गया कि इन स्थानों पर कभी हिम युग आया होगा। भारत में 3 हिम युग के प्रमाण मिले हैं। भारत में 3 हिम युग के प्रमाण मिले। नंबर 1, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ कर्नाटक में है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। नंबर 2, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में।
गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, और तीसरा प्लीस्टोसीन काल में निर्मित चट्टानों में। प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन, जबकि विशाल मैदान का निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में निर्मित चट्टानों में। ये 3 क्रम की चट्टानों में हिमयुग के जो अवशेष हैं, साक्ष्य हैं, वो देखने को मिलते हैं। धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम और प्लीस्टोसीन काल में निर्मित चट्टानों में, 3 कालों में भारत में युग देखने को मिलता है। तो ये देखो एक चक्र होता है। एक होता है वार्म फेज, जिसे उष्ण काल कहा जाता है। उष्ण काल समाप्त होता है तो ऐसी परिस्थितियां बनती है कि फिर क्या आता है, शीत काल आता है। ठीक है, कोल्ड एज जिसे कहते हैं, कोल्ड एज आती है। ये सारी की सारी परिस्थितियां वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय स्थितियां हैं वो अलग अलग युगों में बदलती रही है, और पृथ्वी की ध्रुवीय स्थितियां अलग अलग युगों में अलग अलग होने के कारण ही इस प्रकार के जो साक्ष्य है वो वर्तमान समय में उन स्थानों में मिलते हैं जहां पर उष्ण जलवायु है। आपने वेगनर का सिद्धांत पढ़ा होगा। वेगनर ये कहते हैं कि जिन भागों में कोयला पाया जाता है वहां हिमयुग के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? कोयला कहां बनेगा? जहां पर जलवायु उष्ण होगी वहां पर कोयला बनना स्वाभाविक है। जिन भागों में बर्फ मिलती है या जहां पर हिमनद पाए जाते हैं वहां पर कोयला पाया जा रहा है। नॉर्वे में कोयला निकाला जा रहा है, अंटार्कटिका में इस पर कोयले के अवशेष मिले। तो ये सब क्या है कि जो ध्रुवीय स्थिति है पृथ्वी की वो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार की रही है, और ध्रुवीय स्थिति बदलने के कारण ही अलग अलग जगहों पर जो ये निक्षेप है वो मिलते हैं। वेगनर महोदय कहते हैं कि पहले पूरा स्थल भाग एक था, फिर वो धीरे धीरे टूट करके अलग अलग भागों में बदल गया। तो एक होगा तो क्या होगा? जब एक था तो ध्रुवीय स्थिति दूसरी होगी, और जब वो टूटे तो ध्रुवीय स्थिति फिर बदल गई। तो इन सभी कारणों से पृथ्वी पर ये जो विविधता हम देखने को मिलते हैं, या तो विविधता कह दो या विरोधाभास वाली स्थिति कह दो, ये स्थिति देखने को मिलती है। तो अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अपन बात कर रहे थे किसकी? विशाल मैदान की। विशाल मैदान ये वाला हिस्सा है, इसमें आप देख रहे हैं मुख्य जो नदी दिखाई दे रही है, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और ये सारी की सारी जो आप छोटी छोटी जलधारा देख रहे हैं कैस की, ये सहायक नदियां। तो मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस विशाल पूरे के पूरे मैदान का निर्माण किया गया है। जलोढ़ मिट्टी ला करके यहाँ पर बिछाई जाती रही, और वर्तमान समय में भी नदियों के द्वारा इसमें निक्षेप का कार्य निरंतर किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विशाल मैदान में इस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा आ गया और ये हिस्सा इसमें आ गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है ये इसमें शामिल है। ये सारा का सारा मध्य के विशाल मैदान में या उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित किया जाता है। इसमें राजस्थान का हिस्सा आ गया, पंजाब का आ गया, हरियाणा का आ गया, दिल्ली आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और इधर आप ये आसाम का जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो हिस्सा है जहां से होकर के प्रवाहित होती है वो सारा का सारा इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखना चाहो लिख लीजिए। इसके बाद फिर इस टॉपिक को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास को विराम की ओर ले जाएंगे। आप लोग भी बहुत थक गए होंगे, आज 11 बजे से ही क्लास चल रही है लगभग। चलिए लिखिए। हाँ, विशाल मैदान नंबर 2। भारत का दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है विशाल मैदान। इसको आज अपन सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स अपन नेक्स्ट क्लास में, कल अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपन ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से उपभाग किए गए हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, तो कल आपको समझने में इसमें आसानी रहेगी। तो विशाल मैदान का निर्माण हिमालय के निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात हुआ है। पूर्ण का मतलब ये है कि शिवालिक हिमालय बन गया था, वैसे निर्माण अभी भी जारी है। हिमालय के निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्लीस्टोसीन काल में इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्लीस्टोसीन काल
प्लीस्टोसीन काल में इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान तैथीस भूसन्नति के अवशिष्ट भाग के रूप में था। यह मैदान तैथीस भूसन्नति के अवशेष के रूप में विद्यमान था, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों ने तैथीस भूसन्नति के अवशेष के रूप में विद्यमान था, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों ने निक्षेप का कार्य प्रारंभ कर दिया। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने निक्षेप का कार्य प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे निक्षेपित पदार्थ से यह संपूर्ण गर्त भर गया। धीरे धीरे निक्षेपित पदार्थ से यह संपूर्ण गर्त भर गया और विशाल मैदान का निर्माण हुआ। धीरे धीरे निक्षेपित पदार्थ से संपूर्ण गर्त भर गया और विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये विशाल जो मैदान बना उसकी निर्माण की प्रक्रिया समझी जा सकती है। अब इसके भी उपभाग किए गए, जैसे हमने हिमालय के उपभाग किए थे ना, भौतिक दृष्टि से किए थे और प्रादेशिक दृष्टि से किए थे। तो भौतिक दृष्टि से तो उसके हम कर सकते हैं, एक तो होता है भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये किस दृष्टि से? भौतिक दृष्टि से। भाबर, तराई, बांगर और खादर, और तीन और हैं, रेह, भूड और डेल्टा। आपने सुना हो तो रेह, भूड और डेल्टा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 हो गए। सबसे ये क्रम से ही बनते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? भाबर बनेगा। ठीक है, जैसे ही नदियां मैदानी भागों में आएंगी वैसे ही क्या होगा? भाबर का निर्माण होगा। अपने जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है उनको ढाल के पास जमा कर देगी। उसके बाद क्या बनेगा? तराई बनेगा। बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के बाद जो सूक्ष्म जो पदार्थ है वो जमा होंगे, तो उससे क्या बनेगा? तराई का मैदान बनेगा। तराई के बाद क्या बनेगा? खादर बनता है। किसका नाम होता है? खादर का। खादर वे भाग है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी बिछा दी जाती है। खादर वे भाग होते हैं जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता और वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्या सही तो बोला है? खादर में तो होता है। अच्छा, मैंने उसको बांगर को भी खादर ही बोल दिया होगा, सॉरी। तो खादर का मतलब यूं देखो, यूं याद रखो, खादर का मतलब खाद से याद रखो। ठीक है, खादर का मतलब कैसे याद रखें? खाद से। खाद उपजाऊ होती है, तो खादर भूमि भी क्या होगी? उपजाऊ होगी। उपजाऊ क्यों होगी? क्योंकि वहां पर नवीनीकरण होता रहता है। ठीक है, बांगर भूमि इसका उल्टा हो गया। बांगर भूमि उपजाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर इसका नवीनीकरण नहीं होता रहता। तो इस तरह से आप दोनों को याद रख सकते हो। कई बार कंफ्यूजन होता है, मुझे भी हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, खादर और बांगर। खादर का मतलब उपजाऊ भूमि, खाद डालने से उपजाऊ हो गई, और दूसरा हो गया बांगर, जहां पर जो पुरानी मिट्टी वो पाई जाती है। अब होता है रेह। रेह का मतलब होता है नमकीन भूमि, नमकीन या क्षारीय, खारी भूमि। वो किससे होती है? पंजाब हरियाणा में सिंचाई के कार्यों की अधिकता के कारण भूमि पर नमकीन सफेद परत बिछी जाती है। तो एक और उसका भौतिक भाग हो गया, उसको किस नाम से जाना गया? रेह के नाम से। रेह के बाद आता है भूड। भूड ऐसे क्षेत्र है जहां पर ऊपर की मुलायम मिट्टी का तो अपरदन हो गया है, और नीचे से जो कठोर मिट्टी है गांठों के रूप में, ढेले जिसे कहते हैं अपन। एक तो बिल्कुल मुलायम मिट्टी होती है, जो पानी डालते हैं कैसी हो जाती है? बिल्कुल गीली जैसी हो जाती है। एक होती है ढेले वाली मिट्टी। तो ऊपर से मुलायम मिट्टी तो हट गई अपरदन के कारण, और नीचे से कौन सी मिट्टी आ गई है? ढेले वाली, गांठ वाली मिट्टी आ गई। तो वो क्या कहलाते हैं? भूड कहलाते हैं। और तीसरा है डेल्टा। जो निचला भाग है वो डेल्टा के रूप में, ये भाग जो हिस्सा है विशाल मैदान का, ये वाला भाग, ये डेल्टाई भाग में शामिल
पश्चिम बंगाल वाला जैसे हिस्सा आ जाता है, निचला गंगा मैदान जिसे कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, जहां पर गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है, उस वाले भाग को डेल्टाई जो भौतिक भाग है उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो हो गए भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अलावा इसके 4 प्रादेशिक उपभाग भी किए गए हैं। पहला आता है राजस्थान का मैदान, ये वाला हिस्सा। दूसरा आता है पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरा आता है ऊपरी गंगा मैदान, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश। फिर आता है मध्य गंगा मैदान, इसमें मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा सम्मिलित किया जाता है। फिर ये आता है निचला गंगा मैदानी भाग, पश्चिमी या निचला कुछ भी कह सकते हैं। ये तो हो गया ऊपरी गंगा मैदानी भाग, ये हो गया मध्य गंगा मैदानी भाग, और निचला या पूर्वी गंगा मैदानी भाग या डेल्टा वाले हिस्सा इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो रेह और बूढ़ वाली जो आपको मैं बात बता रहा था, रेह तो यहाँ पे मिलती है क्योंकि यहाँ सिंचाई कार्य में दिखता है, और बूढ़ वाला हिस्सा है वो यहाँ पर पाया जाता है। यहीं पर ही बांगर भी है, क्योंकि ये भाग ऊंचा है, ऊंचा होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और ये वाला हिस्सा खादर में सम्मिलित होता है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। तो इसमें सुपरफिशियल जानकारी थी, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन।